द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आपको सारे प्रश्न दिख रहे हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 3 उद्देश्य होता है जिसको हम लोग प्रत्येक वीडियो लेक्चर में बताते ही हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि गणित हमें कुछ ना कुछ सीखना है। अगले 3 से 4 महीने तक आप साथ में बने रहिए, गणित में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा उद्देश्य है कि जो आपका 20 नंबर का सुपर टेट में गणित आती है उसमें कम से कम गिरी से गिरी हालत में आपको 15 नंबर तो सही करके ही आना है। हमें गणित नहीं आती है, हम गणित में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ऐसा कोई बहाना यहाँ पर नहीं चलेगा। आपके पास 3 से 4-5 महीने का समय है, आप मैथ को सीखिए, धीरे धीरे सीखिए और अपने नंबर को बढ़ाइए। बहाना कोई भी नहीं चलेगा। कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15 नंबर लाना है। और मैथ में अगर आप थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक हैं तो 20 में से 20 का आप टारगेट बना के चलिए। अगला हमारा तीसरा जो उद्देश्य है वो कम से कम आपको 20 में से 6 प्रश्न अथवा 7 प्रश्न अथवा 8 प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। अगर मौखिक नहीं कर पाते हैं तो 1-2 लाइन में लिखकर ही आपको आंसर निकाल लेना है। ये 3 हमारे उद्देश्य हैं इस वीडियो लेक्चर के। और हम लोग जल्द ही अगले हफ्ते से टॉपिक वाइज आपकी मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलिए एग्जाम जो आपका एग्जाम कार्ड की बुक है उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और फटाफट अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये ऐसा प्रश्न है कि अगर पेपर में आ जाए तो छोड़ दीजिएगा, इसके पीछे परेशान मत रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक फार्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे फार्मूले ज़्यादातर हम भूल जाते हैं, ज़्यादा याद नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो ज़्यादातर फार्मूलों पर आधारित होते हैं उसको छोड़ना ही यहाँ पर सबसे मुनासिब बात होती है। इस प्रश्न को आप देख रहे होंगे, इसमें 10 पदों तक लिखना है। तो जो यानी कि जो 10 है वो हमारा n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितना है? 10 पदों तक लिखना है। उसमें आपका जो फार्मूला यूज होगा वो हमारा फार्मूला है n+1 और इसके बाद है आपका n+2 और फिर है 3n + 5 और यहाँ पर नीचे आपका रहेगा 12। आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, योगफल निकालना है। योगफल का ये फार्मूला होता है, आप इस प्रकार से यहाँ पर जानते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, फार्मूला का यूज करते थे। n की वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 n+1 यानी n में 1 जोड़ना है, 10 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 11। डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। n+2 यानी n में 2 जोड़ना है यानी कि 10 और 2 12। इसको देखिए ध्यान से, इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखिए। 3n यानी 10 में 3 गुणा करना है 30 और 30 में 5 जोड़ना है तो हो जाएगा कितना भैया? 35। और नीचे कितना है आपका? नीचे है आपका 12। ये 12 से 12 आपका कैंसल आउट हो जाएगा और इसका सबका 10 का 11 का 35 का आपस में गुणा कर देंगे तो 3850 आपका आंसर आ जाएगा। 3850 आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना था। हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग का यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको फार्मूला ही पढ़ना था। और पहला प्रश्न हमें इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही खतरनाक मिला है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और उम्मीद है इतने खतरनाक प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों वाला प्रश्न आ गया। बच्चों वाला प्रश्न मतलब कक्षा 4 का प्रश्न है। मासापा ज्ञात करना है। भाई कक्षा 4 में सिखाया जाता है 27 का, 81 का और 67 का HCF क्या होगा ये निकालना है। अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, विकल्प आपको दिए गए हैं, विकल्प से आप निकाल सकते हैं। भाई अगर 6 अगर इसका मासापा होगा तो 6 का भाग 81, 27 में 81 में तो जाता नहीं है, तो 6 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। 7 को देखिए, 7 आपका HCF होगा यानी मासापा होगा? नहीं होगा, क्योंकि 7 मासापा वो संख्या होती है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाए, तो 7 भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। 8 का भाग 27 में जाएगा, 81 में जाएगा, 63 में जाएगा? नहीं जाएगा, 8 भी आपका आंसर होगा? नहीं होगा। तो कुल मिला के बचा 9 का भाग 27 में भी जाता है, 9 का भाग 81 में भी जाता है, 9 का भाग 63 में भी जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ गया भैया? 9 आ गया। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार के जो आपको प्रश्न मिलेंगे छोटे छोटे, उसको आपको पेपर में मौखिक ही सॉल्व करना है विकल्प के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये आपको जो ऊपर ये चीज आपने सीखा है यहाँ पर कि आपको 6-7 प्रश्न मौखिक करना है, तो इस टाइप का आपको पहला प्रश्न मिल गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मौखिक करने वाला प्रश्न है, लेकिन पहले इसमें हम लोग बेसिक तरीका आपको समझाते हैं।
प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे कि कोई संख्या है उसमें 3/4 से भाग देने के बजाय, तो पहले हम संख्या को क्या, ये जो संख्या है ना, संख्या को x मान लेते हैं। अगर हम 3/4 से गुणा कर देंगे तो उत्तरों का जो अंतर होगा 175 प्राप्त होगा। चलिए इसको छोड़िए, पहली लाइन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई संख्या उसको हमने x माना है, उसमें अगर 3/4 से भाग दें तो कैसे देंगे। देखिए भैया ध्यान से समझ लीजिए, जिनका मैथ कमजोर है वो विशेष रूप से समझें, बाकी तो इसको अपना कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठे ही होंगे और प्रश्न को नोट करते जाइए। अगर आप इसको लगा सकते हैं तो सॉल्व भी करते जाइए। तो x हमने संख्या, इसमें किसका भाग देना है, 3/4 से, तो 3/4 से भाग देने का ये मतलब होता है। तो इसमें क्या होता है, ये 4 पलट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो x है 4 पलट के ऊपर चला गया, नीचे बचा 3। तो अब इसको जो भी संख्या होगी, देखिए नीचे हमारा 3 है तो 3 का भाग हमें इस संख्या में देना है x में, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अगर हम उसी संख्या में गुणा करें, क्या करें भैया, गुणा किससे, 3/4 से, यानी कि जो संख्या थी उसमें हम गुणा करें 3/4 से। तो ये पहली कंडीशन वाला x गुणे 4/3 और ये दूसरी कंडीशन वाला x गुणे 3/4, तो इनका अंतर कितना होता है, 175 होता है। तो इसका हमारा समीकरण हमारा बन गया है। देखिए इसका समीकरण बन गया, ये यहाँ ये पहला जो आया था हमारा 4/3 और x को हम पीछे लिख दे रहे हैं, माइनस दूसरा आया था 3/4 और x को पीछे लिख दे रहे हैं। पहले में से दूसरा घटा दो तो हमें कितना मिलता है, 175 मिलता है। ये लिखा ना, उसका अंतर 175 होता है, तो पहले में से अगर दूसरा घटा दें तो हमें 175 मिलता है। ये समीकरण आपको बन गया है। समीकरण से आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण से हम यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो बताया गया ये कौन सा तरीका है, ये भैया बेसिक तरीका है। इससे जो है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आप लोग इसकी आगे प्रश्न को सॉल्व करिएगा। हमने क्या बताया है, बहुत सारे प्रश्न आपको मौखिक करना है, तो अब इस प्रश्न को हम लोग मौखिक कैसे करेंगे, विकल्प के माध्यम से कैसे अपना आंसर निकालेंगे, वो आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब बेसिक तरीका हो गया है, प्रश्न को हमने यहाँ छोड़ दिया, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, ये काम आपको करना है। लेकिन इस प्रश्न में अगर हम इतना सब कुछ ना लिखना चाहें और विकल्प के माध्यम से प्रश्न का उत्तर निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, वो आपको हम समझा रहे हैं। देखिए भैया, पहले समीकरण, पहले कंडीशन में जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो संख्या है उसमें 3 का भाग हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 का भाग हो रहा है ना, तो जो हमारे विकल्प हैं वो हमारी ऐसी संख्या आंसर होगा जो 3 से कट जाए। समझ रहे हैं, ऐसी संख्या आंसर होगी जो 3 से कट जाए। तो देखिए 250 आपका 3 से नहीं कटता है, आपका 400 3 से नहीं कटता है, तो ए और डी विकल्प तो आपका आंसर होगा ही नहीं। बी 303 से कट जाएगा और सी 3 से कट जाएगा। इस प्रकार बी और सी आपका आंसर हो सकता है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, ये जो x हमारी संख्या है इसमें किसका भाग हो रहा है, 4 का भाग। नीचे 4 लिखा है यहाँ, या नीचे 4 है यानी कि 4 का भाग हो रहा है। तो 4 का भाग होने का मतलब ऐसी हमारे पास संख्या आंसर होगी जो 4 से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो अगर हम 150 में 4 का भाग करेंगे तो आपका जानते हैं 4 7 28 और 4 5 20, क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसमें भाग करते हैं, 150 में 4 का भाग करके देख लेते हैं। तो 4 3 12 और कितना बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा 30 और 4 7 28 और फिर बचेगा कितना, 4 से 28 2 बचेगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, पूरा नहीं कटेगा। अगर 300 में हम 4 का भाग करें तो 3 7 28 2 बचेगा, हो जाएगा 20 और 4 7 28 2 बचेगा, हो जाएगा 20 और 4 5 20, कुल मिला के पूरा ये कट जा रहा है। यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रश्न को मौखिक अगर हमें सॉल्व करना है तो जो हमें समीकरण दिया गया है उसमें इस संख्या का भाग होगा अथवा नहीं होगा, ये हम चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहली कंडीशन में हम 3 से चेक करेंगे कि जो हमारा विकल्प हो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। दूसरी कंडीशन हम 4 से चेक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा बचता है जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो आंसर आपका 300 रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपको बेसिक वाला मेथड बता ही दिया गया है, समीकरण बनाने वाला। इस समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 1 मिनट, कुछ पीछे हो गया। हाँ, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा भैया, ये 125 लिखा गया ना,
125 है, 5 25, 25 पंचे 125, इसको 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 125 को 5 की घात 3 लिखा, और ये जो घात 3 बाहर लगी थी ये तो लगी ही है, ये गुणा का निशान है। फिर ये 25 को 5 25, 5 की घात हम लोग 2 लिख सकते हैं, और ये जो 3 घात थी ये 3 बाहर लिखा है। ये भाग करना है, कितने का भाग करना है? 5 की घात 3 का भाग करना है। अब देखिए ये जो रूट होता है, ये जो रूट होता है ना, रूट, इस रूट को हम लोग घात 1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ रूट x लिखा है तो इसको हम घात x पर 1/2 घात लगाकर भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इस तरफ जो हमारा 5 लिखा है, तो 5 की घात कितना है भैया? x + 15 है, और ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा। बात समझ रहा है ना? ये 2 है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बताया था कि आपको 1/2 लिख सकते हैं। 2 इसके नीचे है तो x + 15 यहाँ लिखा ही है, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए घातों गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। गुणे यहाँ घातों गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात 3 दूनी हो जाएगा 6। और ये जो भाग है, भाग वाली संख्याओं को नीचे लिख देते हैं। तो भाग कितना करना है? 5 की घात 3 का बराबर यहाँ कितना हो गया? 5 की घात, यहाँ पर लिखा है x + 15, ये तो पहले से था, और नीचे हमारा 2 है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बड़े आराम से सॉल्व करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 5 की घात 3 और 5 की घात 3 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 की घात 3 बचेगा। देखिए ऐसे ये 5 की घात 9 तो है ही, और यहाँ पर 5 की घात 3 5 की घात 3 से कटेगा, तो यहाँ 5 की घात 3 अभी भी बचा है, और यहाँ पर 5 की घात आपका x + 15 और बटे 2 ये आपका है। यहाँ पर गुणा में क्या होता है? जब आधार बराबर होता है तो गुणा में क्या होता है? घातें हमारी जुड़ जाती हैं। ये 5 की घात 9 3 कितना हो गया? 12 बराबर यहाँ है 5 की घात, यहाँ पर कितना है? x + 15 और बटे 2। ठीक है, ठीक है ना भैया? चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पेन का कलर चेंज करते हैं, तब कुछ ज़्यादा मजा आएगा, नहीं तो एक ही कलर है समझ में नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5 की घात आधार है, यहाँ भी 5 आधार है। जब आधार हमारे बराबर होते हैं, बीच में बराबर का निशान लगा होता है, तो घातें भी बराबर होती हैं। तो ये x वाली घात हम लोग पहले लिख देते हैं, x + 15 बटे 2 बराबर कितना होगा? इधर कितनी घात है? 12। 2 का 3 गुणा 12 में होगा तो हो जाएगा कितना? 24। तो x + 15 बराबर 12 दूनी 24। 15 उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो x बराबर 9, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, जिसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी, और बड़े आराम से यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको बताया गया है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू की औसत मासिक आय 4050 है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि पी यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, इसकी औसत मासिक आय। तो औसत मासिक आय अगर 4050 है, तो टोटल मासिक आय निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, तो इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये टोटल निकालने के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं P + Q। इसको मान लीजिए टोटल लिखा है, P और Q की कुल आय कितनी है ये निकालने के लिए जो औसत होता है, क्योंकि ये 2 लोग हैं इसलिए 2 से गुणा करेंगे। तो जब यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो ये 8100 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर Q और R की औसत मासिक आय 6350 है। तो Q की और R की टोटल आय निकालने के लिए 6350 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो 12000 कितना आ जाएगा? 12700। डबल कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर P और R की औसत मासिक आय कितना है? 4800 है। इनकी टोटल निकालने, टोटल P और R का टोटल निकालने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपका 39 दूनी कितना होता है भैया? 96 होता है। 96000 आ जाएगा। इसको क्या करिए, पहले जोड़ लीजिए, उसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो आपका LHS में 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है, तो 2 हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर P + के Q + के R लिख देते हैं। 2 बार P आएगा, 2 बार Q आएगा, 2 बार R आएगा, तो इसको हमने 2 कॉमन ले लिया है। इसको जब आप जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर 12 8 9, यहाँ आपका 30400 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसको जोड़ सकते हैं। 2 का भाग कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो P + Q + R बराबर हो जाएगा। इसका आधा करना है तो 15200। 30400 का आधा 15200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है? P की मासिक आय निकालना है।
तो P का मासिक आय, ये एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ देखिए P का निकालना है, इस यानी कि इस वाले P का निकालना है, तो इस Q और R का मान रख दीजिए और उधर जाके घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो Q और R का मान कहाँ पर है, Q और R का मान ये आपका दिया है, Q प्लस R का मान 12,700 है, तो Q और R का मान 12,700 यहाँ पर लिख दीजिए। तो 12,700 उधर जाके 15,200 में से घट जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू 2,500 आ जाएगी। घटा, इसको इधर ले आके घटा लीजिएगा, ठीक है। घटा तो आप सभी लोग लेंगे ही ना, कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा और कैलकुलेशन आप लोग करिए, क्योंकि जब तक ये गुणा भाग वाली कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तब तक कैसे भी मैथ सीखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे साथ में बने रहिए, आप लगातार देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई किसी प्रश्न में जल्दबाजी हम लोग कर देते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली बार हम लोग धीरे धीरे आराम से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, इसी प्रकार से 2, 4, 5 लाइन लिख के आपको आंसर निकाल लेना है। तो P का मान कितना आ गया है, 2,500। कौन सा विकल्प है भैया, विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पर। बेहतरीन जबरदस्त प्रश्न है, देख भैया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये आपका लाभ हानि का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और अनेकों टीचर इसे बहुत लंबे लंबे मेथड से बताते हैं। आपको हम इसमें सिर्फ अपना बाहुबली मेथड लगाएंगे। अगर पुराने वीडियो आप लोग देखते होंगे तो बाहुबली मेथड क्या होगा ये आप जानते होंगे, उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। यस एक लैपटॉप है जो कि 30,000 में बेचकर 10% की हानि उठाता है, बस इतना पहली लाइन पढ़ना है। कोई भी चीज़ कितना होता है भैया, 100%। ये बार बार हम लोग बोलते हैं, कोई भी चीज़ 100% होती है। जब उसने बेचा है, बेचा कितने में, 30,000 में है, तो 10% की हानि हुई है, यानी कि ये बेचने वाला कोई भी चीज़ 100% होती है। जब उसे 10% की हानि होगी तो यानी अगर प्रतिशत में बात करें तो उसने 90% में सामान को बेचा है। 100% कोई भी चीज़ होती है, जब उस पर 10% की हानि हो जाएगी तो 100 से 10% कम हो जाएगी, 90% में बेचा है। तो बाहुबली अपना मेथड लगाते हैं तो 30,000 जो रुपया है ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा रुपया है। लेकिन उसने 10% की हानि पर बेचा है, यानी 100 में से 10% कम हो जाएगा, तो इसकी जो प्रतिशत वैल्यू रहेगी वो आपकी 90% रहेगी। तो विक्रय मूल्य की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो नीचे लिखते हैं। बाहुबली मेथड में क्या करते हैं कि पहले रुपया लिख लेते हैं, फिर उसका जो प्रतिशत होता है उसे नीचे लिखते हैं। बाहुबली मेथड 3 जगह काम आता है। जब आपका भिन्न दिया होता है वहां पर भी हम ये चीज लगा सकते हैं, जब आपका प्रतिशत दिया होता है वहां पर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और जब आपका अनुपात दिया हो तो वहां पर भी हम इस मेथड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है तो रुपया ऊपर लिखिए, उसका जो प्रतिशत है वो नीचे लिखिए। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए लैपटॉप को कितने में बेचना पड़ेगा। तो अब भैया 20% का लाभ कमाना है, कोई भी चीज कितने परसेंट की होती है, 100% की होती है। तो 20% का लाभ कमाना है तो उसे 120% में बेचना पड़ेगा। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 90 से 20% आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी चीज 100% होती है। अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो उसको 120% में बेचना पड़ेगा। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है और उसका प्रतिशत आपको पता है, तो जो निकालना होता है उसी से हम लोग गुणा कर देते हैं। यही हमारा बाहुबली मेथड होता है। फिर से आप समझ लीजिए, सबसे पहले ऊपर रुपया लिखते हैं, उसका जो प्रतिशत होता है वो नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य था और 10% हानि पर बेच रहा था, यानी कि इसका जो प्रतिशत होगा वो 90% होगा। भूल कर भी 10% मत लिखिएगा। अब गुणा किसका करते हैं, जो हमें निकालना होता है। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य ही निकालना है, लेकिन 20% के लाभ वाला विक्रय मूल्य निकालना है। तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% के लाभ वाला जब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो वो 120% हो जाएगी। जो निकालना होता है उसी से हमारा गुणा होता है। एक लाइन में इसको आपको पूरा समझा दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज वाला निशान से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौके हो गया 12, ये 3 से 3 कट गया, तो 4 लिखिए और कितना 0 लिखिए, 1 2 3 4, 4 0 लिख लिए, यानी 40,000 कहाँ पर है, विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। समान समय और समान वार्षिक दर पर उधार लिए गए धन का साधारण ब्याज उसका 1/100 गुना है, तो समय ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग फॉर्मूलेट करेंगे। तो समय को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं,
और जो दर है उसको आर मान लेते हैं, और हमें दिया गया है जो टी की वैल्यू है वही आर की वैल्यू है, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, दोनों यानी कि बराबर हैं। दिए गए धन, जब आपको रुपया पैसा ना पता हो तो आप 100 रुपया मान लिया कीजिए, ठीक है। जब हमें नहीं पता हो कितना रुपया ले रहा है कितने रुपया दे रहा है तो उसको 100 रुपया मान लीजिए। तो ये हमारा 100 रुपया क्या हो गया भैया, मूलधन हमने मान लिया कि हमारे पास 100 रुपया मूलधन था। ब्याज कितना है, देखिए ब्याज कितना है, जो मूलधन था उसके 1/4 गुना, तो 100 का 1/4 गुना यानी 4 का भाग करेंगे तो यानी कि 25 रुपया ये आपका क्या है, ब्याज है, ठीक है। ब्याज बराबर कितना हो गया, जो मूलधन का 1/4 गुना यानी कि आपका 25 रुपया। अब हम वही फार्मूला लगाते हैं पुराना वाला। तो पुराना वाला फार्मूला क्या होता है, ब्याज, जो कि आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ब्याज कितना भैया, यहाँ पर 25 रुपया है, मूलधन कितना है, 100 रुपया है क्योंकि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। और दर कितना, दर की वैल्यू आर है, लेकिन आर का मान टी के बराबर है, दर को टी लिख दीजिए, समय को टी माना ही है, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू टी के बराबर है और नीचे 100 है, तो ये 100 से कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25, और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष कहाँ पर है, कौन से विकल्प में, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको सिंपल तरीके से भी आप इस फार्मूला का यूज करके लगा सकते हैं। इसकी कुछ ट्रिक भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर आपको ट्रिक बताई जाएगी, जहाँ पर बेसिक मेथड की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको बेसिक मेथड बताया जाएगा। यानी कि सब कुछ समझते जाइए कि हर जगह ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हर जगह बेसिक मेथड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 58 नंबर के प्रश्न पर। यदि 828 को 3 भागों में अनुपात में विभाजित किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा। देखो भैया ये प्रश्न है गलत, क्यों, क्योंकि 828 को 3 भागों में अनुपातित में विभाजित किया, तो किस अनुपात में विभाजित करना है, किस अनुपात में इन्हें बांटना है, ये तो लिखा ही नहीं गया यहाँ। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ बीच में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए कि किस अनुपात में हम लोग बांट रहे हैं, तभी हम दूसरा भाग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ अनुपातित वैल्यू दी गई होती तब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मिसप्रिंट है, यानी कि ये प्रश्न यहाँ पर गलत टाइप है, तो हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अगर आप लोग अग्रवाल वाला बुक पढ़ते होंगे, RS अग्रवाल को पढ़ते होंगे या SD यादव को पढ़ते होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत मिले होंगे। इसको सीधा सीधा हम लोग लिख लेते हैं। इस का मतलब होता है भैया गुणा, ठीक है। तो A का मतलब गुणा, और ये है 20% बराबर B, और का मतलब होता है गुणा, और ये है कितना 50%, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, A अनुपात B निकालेंगे, ये प्रतिशत वाला कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो A और B को A के नीचे ले जाइए तिरक गुणा करके, तो A/B बराबर हो गया, इधर कितना है 5, और 2 को तिरक गुणा करके 5 के नीचे ले जाइए तो 5/2। ये भिन्न है, भिन्न को अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो A/B को हम लोग A अनुपात B लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5/2 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A अनुपात B का मान पूछा जा रहा था आपसे, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर B 5:2 आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी पृष्ठ पर। कितना आसान प्रश्न है, अपना बाहुबली मेथड लगा दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। 15 बोतलों का मूल्य 1500 है, तो 25 बोतलों का मूल्य क्या होगा। बाहुबली मेथड में क्या होता भैया, जो रुपया दिया होता है उसको ऊपर लिख लो, तो 1500 रुपया दिया था उसको ऊपर लिख लिया। ये किसकी बात कर रहा है, ये 15 बोतलों की बात कर रहा है, तो 1500 रुपया किससे संबंधित है, 15 बोतलों से संबंधित है, तो 15 बोतल की जो है उसको नीचे लिख लिया। निकालना क्या है, 25 बोतल का मूल्य निकालना है, तो जो निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा 25 और यहाँ से बचा है 2 0, इतना रुपया। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था, विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसमें से कुछ प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा आसान थे और 1-2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि 100 रुपये में आपको जो
250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट 250 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, उसको आप जरूर से जरूर खरीद लीजिए। क्योंकि जब आप मार्केट में कोई प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदने जाएंगे तो वो लगभग 150 रुपये की पड़ेगी। कोई बुक 100 रुपये की होती है, कोई 120 की होती है, कोई 150 की होती है, कोई 200 की होती है, और उसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट अथवा 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इस प्रकार से अगर आप 10 किताबें खरीदते हैं तो आपके 1,500-2 हज़ार रुपया खर्च हो जाएंगे, तब कहीं जाके आप 200-250 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मार्केट से कोई भी किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 100 रुपये में आप 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए सूचना है, इसका आप भरपूर इस्तेमाल करिए और इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।